नमस्कार प्यारे साथियों, संस्कृत परीक्षा की तैयारी कर रहे हमारे सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अमनदीप शर्मा। संस्कृत गुरु 24 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हिमाचल प्रदेश में शास्त्री टेट, शास्त्री कमीशन या कॉलेज कैडर की जो भी परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमने एक अपनी नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है हिमाचल संस्कृत परीक्षा। मेरे साथ मेरे सहयोगी डॉक्टर नरेंद्र राणा इसमें सहयोग दे रहे हैं और जो भी हमारे मित्र तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हम खड़े होंगे और करवाएंगे तैयारी, करवाएंगे रिवीजन उनकी इस परीक्षा में। तो इसके लिए हमने शुरू किया है जो पिछले 10 सालों से जो प्रश्न पत्र हिमाचल प्रदेश में विविध प्रकार की परीक्षाओं में आ रहे हैं, उनका हम क्रमशः एक एक करके सबसे पहले अध्ययन कर रहे हैं कि क्या क्राइटेरिया परीक्षा का रहता है और किस तरह के प्रश्न वहां पर पूछे जाते हैं। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी होते हैं और या फिर उसी प्रश्न से आगे पीछे करके पूछ लिए जाते हैं या उसके आसपास से पूछे जाते हैं। तो परीक्षा की तैयारी करते समय हमारी रणनीति कैसे हो, हम कैसे तैयारी करें, उसके लिए इस प्रकार की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो आइए मित्रों, 2013 में जो हिमाचल प्रदेश में शास्त्री टेट की परीक्षा हुई थी उसका करते हैं प्रश्न पत्र हल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके उसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है तालव्य वर्ण कौन से हैं। तो तालव्य वर्ण है ई चू यशा, जिसके ऊपर हमने यहाँ पर मार्क कर रखा है, यह सही उत्तर है, ख इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न वर्णों में नाद कौन है। तो नाद कौन है ये हमें बताना है। तो इसका क सही है, ग, क का जो ग है ये नाद कहलाता है। और तीसरे प्रश्न में बढ़ेंगे तो तीसरा प्रश्न देखेंगे, प्रत्याहार विधायक सूत्र है। तो इनमें से कौन सा सूत्र है जो प्रत्याहार संज्ञा करता है। तो ख इसका सही उत्तर है, आदिरंतेन सहेता प्रत्याहार विधायक सूत्र है इसका। और चतुर्थ प्रश्न देखिए, दिवादी प्रकरण में प्रयोग होता है। दिवादी प्रकरण ये जो धातु रूप हैं, धातु के जो प्रकरण हैं उनमें पूछा गया है। तो इसमें दिवादी प्रकरण में शयन का प्रयोग होता है और इसका ग बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, वैदी में कौन सा प्रत्यय लगा है। पांचवा प्रश्न है हमारा। तो इसमें आप देखेंगे कि इसका जो ग है ङीन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ङीन प्रत्यय इसमें लगा है। और आगे देखिए, छठा, शुपः धन क्तः का कृदंत रूप है। शुपः धन क्तः का कृदंत रूप कौन सा है, शुप्त है, शुक्त है या शुष्क है। तो इसका जो ग है वो इसका सही उत्तर है, ग, शुष्क। आगे बढ़े, सातवां प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। तो 14 सूत्र माने गए हैं। इति माहेश्वर सूत्राणि चतुर्दश, 14 माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। आठवां प्रश्न देखिए, पठ धन अणवुल पाठकः ऐसा रूप बनता है। इसमें जो उपदा वृद्धि हुई है ये उपधा में वृद्धि, उपदा वृद्धि क्या होती है, जैसे पठ, तो यहाँ बन गया पठ का बन गया पाठ। तो उसका जो प है उसमें पा किस सूत्र से होता है। तो इसका घ उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है, अत उपधायाः। क्या उत्तर है, अत उपधायाः, घ इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ें जी, दिगंबर जैन आगमों की मुख्य भाषा है। दिगंबर जैन संप्रदाय में दिगंबर जैन हैं, उनके जो आगम ग्रंथ हैं उनकी भाषा कौन सी है। तो उनकी भाषा है, क सही जवाब है इसका, शौरसैनी भाषा का प्रयोग हुआ है। अभिधा द्वारा बोधित है। अभिधा के द्वारा बोधित है, क्या है बोधित, तो वाच्यार्थ। आप जानते हैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 शब्द शक्तियां हैं। तो अभिधा के द्वारा
वाच्यार्थ बोधित होता है और लक्षणा के द्वारा लक्ष्यार्थ बोधित होता है और व्यंजना के द्वारा व्यंग्यार्थ बोधित होता है। आगे देखिए, अज विलाप इनमें से है। कौन से ग्रंथ में है अज विलाप? तो आप जानते हैं रघुवंश महाकाव्य है। रघुवंश महाकाव्य में अज विलाप का वर्णन मिलता है। अज जो कि रघुवंश के राजाओं में से एक राजा थे, जिनके विलाप का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। आगे देखिए, आचार्य वामन की काव्य परिभाषा है। आचार्य वामन की काव्य परिभाषा कौन सी है इसमें से? तो इसका घ सही है, रीतिरात्मा काव्यस्य। रीतिरात्मा काव्यस्य, ये याद रखिए हमेशा कि ये वामन की परिभाषा है। नाटकगत संधियों की संख्या है। नाटक में 5 संधियां होती हैं। कितनी संधियां होती हैं भाई? 5 संधियां होती हैं। ये हमें ध्यान रखना, कभी भी किसी भी परीक्षा में आ जाए तो ख इसका सही है, 5 संधियां। पंच संधि समन्वितम नाटकम, ऐसा कहा जाता है। आगे देखिए, नायिका रहित रचना है। कौन सी ऐसी रचना? ये नाटक दिए हैं आपको, इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें नायिका नहीं है। तो याद रखिए कि मुद्रा राक्षसम जो है उसमें कोई भी नायिका नहीं है। इसमें अगर नायिका किसी को माना है तो वो चाणक्य के बुद्धि को नायिका माना गया है। भवन्ति भव्येषु ही पक्षपाताः सूक्ति से संबद्ध है। कौन सा ग्रंथ, किस ग्रंथ में ये सूक्ति आपको मिलेगी? भवन्ति भव्येषु ही पक्षपाताः। तो किरातार्जुनीयम का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि टैट परीक्षाओं में किरातार्जुनीयम से 2-4 प्रश्न आते हैं। तो ये किरातार्जुनीयम इसका सही जवाब है, क। आगे देखिए, 16वां प्रश्न, बसंतक इनमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। बसंतक इनमें से कौन से नाटक हैं जिनमें से बसंतक पाया जाता है? बसंतक कौन है? बसंतक सूत्रधार का नाम है और ये रत्नावली में, जो रत्नावली क है उसमें है ये बसंतक। आगे देखिए, 17वां प्रश्न है, साक्षात संकेतित अर्थ की बोधिका है। अभिधा, अभिधा लक्षणा व्यंजना, 3 शक्तियां होती हैं, तो साक्षात संकेतित अर्थ की बोधिका होती है अभिधा, क इसका सही जवाब है। 18वां प्रश्न देखिए, विश्वनाथ की काव्य परिभाषा है। आचार्य विश्वनाथ हुए हैं जिन्होंने साहित्य दर्पण लिखा है, उनकी काव्य परिभाषा क्या है? उन्होंने कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इसका जो ग है वो इसका सही जवाब है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आगे देखिए, रामायण में कितने श्लोक हैं? तो रामायण में है 24,000 श्लोक। तो आप ऐसा देखेंगे कि टैट की लगभग जितनी परीक्षाएं हो रही हैं या होती आई हैं, उनमें से ये प्रश्न प्रायः पूछा जाता रहा है। तो याद रखना है आपने, 24,000 श्लोक किसमें है? रामायण में है। और इनमें से मीमांसक कौन है? जो भरतमुनि का रस सूत्र सिद्धांत है, उसके ऊपर अलग अलग आचार्यों के मत हैं। उसमें भट्ट लोलट हैं, शंकुक हैं, भट्टनायक है, अभिनवगुप्त हैं। तो इसमें आपको बताना है कि भट्ट लोलट जो थे वो कौन थे? मीमांसक थे। बताइए, भट्ट लोलट मीमांसक थे, क इसका सही जवाब है। कारण के अभाव में कार्योत्पत्ति किस अलंकार में देखी जाती है? कारण के अभाव में, जहां कारण है नहीं परंतु कार्य की उत्पत्ति हो जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर होता है विभावना अलंकार। वहां क्या होती है? विभावना, विभावना अलंकार वहां होता है, इसका ख सही है। आगे देखिए, स्वप्न वासव दत्तम की पद्मावती किस राज्य की राजकन्या है? स्वप्न वासव दत्तम की पद्मावती किस राज्य की राजकन्या है? तो ये मगध राज्य की राजकन्या थी। आप साथ साथ में बताएंगे कि स्वप्न वासव दत्तम किसकी रचना है? अगर ऐसा प्रश्न आ जाएगा प्रश्न, तो वह है सुबंधु की। सुबंधु की किसकी रचना है? सुबंधु की। सुबंधु गद्य साहित्य में जो है प्रसिद्ध माने जाते हैं। आगे चलें, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम किस ग्रंथ से संबद्ध है? तो ये कुमार संभव से संबद्ध है। कुमार संभव में है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। और किसने कहा था? तो ये ब्रह्मचारी ने कहा था। वहां पर इस पंक्ति को ऐसा भी प्रश्न आता है, 24वां शिशुपाल बधम में सर्गों की संख्या कितनी है? तो शिशुपाल बधम में जो सर्ग हैं उसकी संख्या है 20। हमेशा आप याद रखना कि किरातार्जुनीयम, शिशुपाल बधम और तीसरा है नैषध चरितम। ये 3 महाकाव्य बहुत प्रसिद्ध हैं और इनसे प्रश्न आते हैं। तो 18, 20 और 22 ऐसे क्रमशः आपने याद रखना है। 18 आपकी किरातार्जुनीयम में है,
20 आपके शिशुपाल वधम में है और 22 जो हैं वो नैषध चरितम में सर्गों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक भाषा सबसे निकट है, तो ग इसका सही जवाब है अवेस्तन, जिसको अवेस्ता भाषा भी कहा जाता है। अवेस्ता के बहुत नजदीक है वैदिक भाषा, वैदिक संस्कृत। 26वां प्रश्न देखिए, जातकालंकार के लेखक कौन है? अब देखिए टेट की परीक्षा हो रही है हिमाचल में और इसमें ज्योतिष से भी आपको प्रश्न आ रहे हैं। जातकालंकार ये ज्योतिष शास्त्र का ग्रंथ है और इसके लेखक हैं गणेश देवज्ञ। ग इसका सही उत्तर है। आगे देखिए, एक राशि में कितने अंश होते हैं? राशि, अंश, कला, विकला, ये ज्योतिष में आने वाली गणना के प्रसंग हैं। तो 30 अंश होते हैं एक राशि में। एक राशि में 30 अंश होते हैं। 30 अंशों से मिलके एक राशि बन जाती है। ब्रह्मा के एक दिन को क्या कहते हैं? अगला प्रश्न ज्योतिष से है। ब्रह्मा के एक दिन को, तो ब्रह्मा का जो एक दिन है वो घ इसका सही उत्तर है, कल्प कहलाता है। ब्रह्मा का एक दिन कल्प कहलाता है। राशि में किस ग्रह की सबसे कम अवधि है? तो सबसे कम अवधि यदि किसी ग्रह की है तो वो है चंद्रमा की। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है सभी ग्रहों में जो लगभग 2.5-2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेता है। आगे देखिए, इनमें माधव कौन है? माधव कौन है इनमें से? वैशाख इनमें माधव है। मासों के नाम, अर्थात हमें क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है और जितने भी जो मास हैं उनके नाम हमें याद रखने हैं कि कौन से मास को क्या कहते हैं। तो जैसे वैशाख मास का माधव नाम है। नैषध महाकाव्य की कौन सी विशेषता प्रसिद्ध है? नैषध विद्वत औषधम ऐसा कहा जाता है और नैषध के प्रसंग में कहा जाता है कि नैषध का जो है पद लालित्य, पदों की जो संरचना है, पदों को एक विशेष ढंग से रखना, सजा सजा के रखना, पद लालित्य है। तो नैषध में कौन सी विशेषता प्रसिद्ध है? पद लालित्य। तो अर्थगौरव किसका प्रसिद्ध है? अर्थगौरव किरातार्जुनीयम के कभी भारवेर अर्थगौरवम ऐसा कहा जाता है और कालिदासस्य उपमा कहा जाता है। आगे देखिए 32वां, स्मृतियों के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो स्मृतियों के अनुसार 8 प्रकार के विवाह जो है वो माने गए हैं। 33वां प्रश्न है हमारा, प्रश्नोपनिषद में कितने प्रश्नों का वर्णन है? तो प्रश्नोपनिषद में 6 प्रश्नों का वर्णन आता है। कितने प्रश्नों का? 6 प्रश्नों का। तो क इसका सही है। याद रखें आप कि 6 प्रश्न जो हैं वो प्रश्नोपनिषद में पूछे गए हैं। आदित्यों की संख्या कितनी है? 12 आदित्य हैं। 12 आदित्य हैं, 12 सूर्य माने जाते हैं। 34वां प्रश्न, आगे बढ़ें। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार कौन से हैं? इनमें से देखिए भट्टोजी दीक्षित का संबंध तो व्याकरण से है और सायन का संबंध शबर स्वामी का और सुगंध स्वामी, ये तीनों जो हैं वो वेद से संबंधित है, परंतु स्कंद स्वामी जो हैं वो सबसे प्राचीनतम भाष्यकार माने जाते हैं ऋग्वेद के। आगे देखिए, अग्नि की 7 जीवाओं का वर्णन किस उपनिषद में आता है? तो अग्नि की 7 जीवाओं का वर्णन मुंडकोपनिषद में आता है। कौन से? मुंडकोपनिषद। याद रखें आप। 37वां प्रश्न देखिए, शास्त्र में चोटी का परिमाण क्या माना जाता है? जो सर के ऊपर चोटी रखते हैं उसका परिमाण क्या माना गया है? तो वो उसका परिमाण माना गया है गोखुर समान। क इसका सही उत्तर है। 38वां देखिए, मानव देह में कितने रंध्र होते हैं? कितने रंध्र होते हैं? 9 रंध्र होते हैं मानव देह में। तो ये प्रसंग आता है कठोपनिषद में। तो मानव देह में रंध्रों की संख्या 9 है। इनमें से कौन सी रचना कवि के पुत्र ने पूर्ण की है? तो शिवराज विजयम, नैषध, कादंबरी और वासवदत्ता। तो कादंबरी है जो महाकवि बाण भट्ट के पुत्र पुलिंद भट्ट ने पूरी की थी। माघ किस प्रदेश के निवासी थे? 40वां प्रश्न है। तो माघ का संबंध था गुजरात से। गुजरात के भीनमाल क्षेत्र से इनका संबंध है। गम धातु का गच्छ रूप किस लकार में प्रयुक्त नहीं होता? तो ऐसे प्रश्न कई बार होता है, जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। तो यहां लिखा है नहीं होता। गम धातु का गच्छ रूप किस लकार में प्रयुक्त नहीं होता? तो ये लुंग लकार में प्रयुक्त नहीं होता। अदरवाइज इन बाकी लकारों में गच्छ रूप बनता है, जैसे गच्छति, गम से गच्छति बनता है। लुंग लकार जो है वहां अगमत ऐसा रूप बनता है, तो गम का गच्छ नहीं होता है वहां पर। आगे देखिए, चार्वाक दार्शनिक कितने प्रमाण स्वीकार करते हैं? चार्वाक जो हैं वो कितने प्रमाणों को स्वीकार करते हैं? तो वो केवल एक प्रमाण को स्वीकार करते हैं। तो इसके साथ साथ जो अन्य हैं, आपका सांख्य है, योग है, वेदांत है,
ये कितने प्रमाण स्वीकार करते हैं, ये याद करने वाली बात है। आगे देखिए, कंबोज किस देश का प्राचीन नाम है? कंबोज किसे कहा जाता था? कंबोज कहते हैं काबुल को, काबुल को कंबोज कहा जाता रहा है। 44वां, इनमें से दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें दीर्घ संधि है भानु धन उदय, उदयः, तो ये बन जाएगा भानुदयः, दीर्घ उकारांत हो जाएगा यहाँ पर, ग इसका सही उत्तर है। 45वां, व्याकरण के अनुसार विद्वान कैसी वाणी बोलता है? तो व्याकरण के अनुसार विद्वान अर्थवत कैसी वाणी बोलता है? अर्थवत वाणी बोलता है विद्वान। बौद्धों के माध्यमिकादि कितने संप्रदाय हैं? बौद्धों को तो जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, चारवाक दर्शन है, इनका सामान्य अध्ययन हमें करना है। तो इनके जो संप्रदाय हैं उसमें माध्यमिकादि कितने हैं? तो वो हैं 4 हैं। कितने हैं जी? 4 हैं, ये हमें याद रखना है। आगे बढ़ें, 47वां प्रश्न है हमारा, इनमें से शब्दार्थ संबंध का परम ज्ञाता कौन नहीं माना जाता? शब्द और अर्थ संबंध का परम ज्ञाता, तो इसमें आचार्य शंकर, क्योंकि आचार्य शंकर का जो संबंध है वो वेदांत से है। कौन सा द्विक जोड़ा सही नहीं है? तो सुख दुख, कारण और कार्य, जन्म मृत्यु, इनमें से ग जो है दिवस प्रातः ऐसा नहीं बोला जाता है, सायं और प्रातः ऐसा माना जाता है, परंतु दिवस प्रातः ये गलत है। 49 देखिए, इनमें से कौन सा 5 का समूह नहीं है? ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, पंच महाभूत हैं, पंच तन्मात्राएं, परंतु ग जो है वो अंतःकरण जो है वो इसका सही उत्तर है कि ये 5 के समूह में नहीं आते हैं अंतःकरण। 50वां प्रश्न देखिए, किस छंद में 4 सगण और 12 अक्षर होते हैं? तो ये तोटक जो होता है छंद, तोटक छंद में 12 अक्षर होते हैं और इसमें 4 सगण और 12 अक्षर होते हैं। 52वां देखिए प्रश्न, जहां उपमान से उपमेय का उत्कर्ष कहा जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? अर्थात उपमान जो होता है उससे अधिक उपमेय के उत्कर्ष को कह दिया जाए तो वहां होता है व्यतिरेक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है जी? व्यतिरेक। ये हमेशा याद रखना है। जहां पर तुलना होगी वहां पर उपमा हो जाएगी, जहां पर आरोप कर दिया जाएगा तो वहां पर रूपक हो जाएगा। आगे देखिए, 52वां प्रश्न है, किस उपनिषद में यम नचिकेता संवाद की प्रस्तुति की गई है? तो इसका सही उत्तर है कठोपनिषद। किस उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद कहीं भी आ जाए किसी भी परीक्षा में तो याद रखना है कठोपनिषद इसका सही जवाब होगा। इनमें से कौन सा कर्म प्रायश्चित कर्म कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ग है। चांद्रायण आदि जो व्रत होता है वह प्रायश्चित कर्म कहलाता है। संध्या वंदन आदि जो कृत्य होते हैं, ये जो प्रश्न है आपको ये वेदांत सर से आया है। संध्या वंदन आदि जो कृत्य होते हैं वो दैनिक कृत्य होते हैं, नित्य क्रिया होती है। शांडिल्य विद्या जो है अग्निहोत्र आदि क्रिया होती हैं। जातेष्टि इत्यादि जो हैं वो किसी कामना के लिए किए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका चांद्रायण आदि जो हैं वो ग इसका सही उत्तर है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा अभाव का भेद है? तो अभाव का भेद, अभाव कितने प्रकार का होता है ये हमें जानना चाहिए, ये हमें पढ़ना चाहिए। कहाँ से पढ़ेंगे? तर्क संग्रह का ये प्रश्न है। तो इसमें प्रध्वंस जो है ये अभाव का भेद है। प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव, अत्यंताभाव, इस प्रकार से ये अभाव के भेद हैं। समास में पति शब्द की कौन सी संज्ञा होती है? तो समास में पति शब्द की घी संज्ञा होती है। क इसका सही उत्तर है। समास में पति शब्द की घी संज्ञा होती है। सुबंत और तिगंत को क्या कहा जाता है? तो सुबंत और तिगंत को पद कहा जाता है। सुपतिगंतम पदम ऐसा कहा जाता है। आगे देखिए, नीचे गिरे हुए स्वर को क्या कहते हैं? तो वैदिक प्रक्रिया में जब हम उच्चारण करते हैं मंत्रों का उसमें उदात, अनुदात और स्वरित ये 3 भेद होते हैं। तो जो नीचे गिरा हुआ स्वर है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुदात। और जो मध्य में रहता है उसे स्वरित कहते हैं, और जो ऊपर उठता है स्वर उसको कहते हैं उदात। स्पर्श वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्पर्श कादयो मावसाना स्पर्शा ऐसा कहा जाता है व्याकरण में। क से लेकर म तक के जो वर्ण हैं वो स्पृष्ट कहलाते हैं, स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, और इनका अभ्यंतर प्रयत्न होता है स्पृष्ट। रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। रघुवंश महाकाव्य में
19 सर्ग हैं, ग सही है। 60वां प्रश्न, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार समास रहित गद्य काव्य कौन सा है? तो समास जिसमें नहीं होते हैं, समास से जो रहित होता है, ऐसा गद्य काव्य कहलाता है मुक्तक। क्या कहलाता है? मुक्तक कहलाता है। प्राग भाव है। प्राग भाव क्या है? अनादि शांतः। प्राग भाव, प्राग मतलब पूर्व में ही जिस वस्तु का अभाव है, पहले से ही विद्यमान नहीं है, ऐसी जो वस्तु है वो कौन सा प्रकार है अभाव का? वो है प्राग भाव, और उसमें अनादि शांतः होता है, अनादि शांतः प्राग भाव। 62, सत्कार्यवाद किसका सिद्धांत है? तो सत्कार्यवाद सांख्य का सिद्धांत है। सत्कार्यवाद सांख्य का सिद्धांत है। साक्षी कौन है? साक्षी कौन है? साक्षी है चेतन। चेतन पुरुष जो है वो साक्षी है, और जो प्रकृति है वो उसको नर्तिका की तरह माना गया है, वो नृत्य करने वाले की तरह माना गया है, और पुरुष उसका दृष्टा है, पुरुष उसका साक्षी, साक्षात्कार करने वाला साक्षी है। व्याप्ति का लक्षण क्या है? तर्क भाषा में या तर्क संग्रह में भी ये विषय आता है। तो व्याप्ति का लक्षण क्या है? तो व्याप्ति का लक्षण है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम जो होता है वो व्याप्ति का लक्षण है। इनमें स्वेदज है। तो स्वेदज क्या होता है? पसीने से उत्पन्न होने वाले। तो वो कौन है? यूका और मस्कादि जो है वो स्वेदज कहलाते हैं। लोप संज्ञा विधायक सूत्र है अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः, ये लोप संज्ञा विधायक सूत्र है, घ इसका सही उत्तर है। अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है। अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है द्वितीया। द्वितीया विभक्ति होती है अनुक्त कर्मे। अनुक्त कर्मणि द्वितीया स्यात्, द्वितीया विभक्ति होती है। और आगे देखिए, पाणिनि के अनुसार आ ए औ है, क्या है? ये वृद्धि संज्ञक कहलाते हैं। आ ए औ ये वृद्धि संज्ञक कहलाते हैं। तो इसका सूत्र है वृद्धिरादैच। आदैच आ ए औ वृद्धिरादैच। तनादि प्रकरण में कौन विकर्ण का प्रयोग होता है? किस विकर्ण का प्रयोग होता है? तनादिभ्य क्रिभ्य ऊ का प्रयोग होता है, ऊ विकर्ण का प्रयोग होता है। और 17वां प्रश्न है, त्रपूष, त्रपूष धातु का त्रेपे रूप किस लकार का है? तो वो बनता है लिट लकार में त्रेपे, लिट लकार में त्रेपे। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या है 22। प्र पर अप सम अनु अब निर निस दु दु बी यांग नी यधि यपि परि उपसर्गा, ये 22 उपसर्ग हैं। थ का उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थानों पे भी ध्यान देना होगा हमें। तो उच्चारण स्थान हमें बतलाना है थ का, त थ द ध न। तो आपको देखना है कि इसमें उच्चारण स्थान कौन सा होगा? घ इसका सही उत्तर है, दंत। और इसके लिए सूत्र क्या है व्याकरण में, वो आपको याद रखना है। लरितु लसानाम दंता, लरितु लसानाम दंतः। तो इसके लगभग 8 सूत्र हैं ऐसे, उनको आप याद रख लीजिए। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, ईचु यशानाम तालु, उपूप धमानिया नाम ओष्ठो, रीटु रसानाम मूर्धा, लरितु लसानाम दंतः, एदेतो कंठतालु, ओ दातो कंठोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठम। तो इस प्रकार से ये याद रख लीजिए, सभी के सभी उच्चारण स्थान आपको पता चल जाएंगे। ग्रिम नियम का संशोधन किसने किया? भाषा विज्ञान का प्रश्न है, ग्रिम नियम का संशोधन किसने किया? तो ग्रासमैन ने ग्रिस नियम का बाद में संशोधन किया था। अमावस्या तिथि को क्या लिखा जाता है? अमावस्या तिथि के लिए 30 लिखा जाता है, घ इसका सही उत्तर है। किस ग्रह का कोई शत्रु नहीं है? तो इसका सही जवाब है चंद्र। चंद्र का कोई भी ग्रह शत्रु नहीं है। विक्रम संवत का प्रारंभ होता है, कब होता है विक्रम संवत का प्रारंभ? चैत्र मास में। चैत्र से विक्रम संवत का प्रारंभ होता है जब नवरात्रे होते हैं, और नवरात्रों की जो शुक्ल प्रतिपदा होती है तब से माना जाता है विक्रम संवत का प्रारंभ। सूर्य का भोग काल समय है। सूर्य का भोग काल, तो आप जानते हैं कि संक्रांति जो आती है वो लगभग 1 महीने के बाद आती है, 30 दिन के बाद आती है संक्रांति। तो सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है 30 दिनों बाद। सूर्य का भोग काल फिर कितना हुआ? 30। अभिजित नक्षत्र है। अभिजित नक्षत्र जो है उत्तराषाढ़ और श्रवण नक्षत्र के मध्य में आता है अभिजित नक्षत्र। इनमें किसकी युति संभव नहीं है?
इनमें किसकी युति संभव नहीं, कभी इकट्ठे नहीं होंगे। बाकी जितने ग्रह हैं वो इकट्ठे हो सकते हैं, परंतु ये इकट्ठे कभी नहीं होंगे। एक दूसरे से सप्तम राशि में रहते हैं। कौन? राहु और केतु। राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पर रहते हैं, अर्थात बिल्कुल आमने सामने रहते हैं। निर्वेद किसका स्थायी भाव है? तो जो रस हैं उनके जो स्थायी भाव हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो इस निर्वेद जो है वो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। भट्ट नारायण की कौन सी रचना है? भट्ट नारायण के द्वारा लिखित रचना है बेणी संहार। बेणी संहार जो है वो भट्ट नारायण द्वारा रचित है। साहित्य दर्पण के अनुसार महाकाव्य में न्यूनतम सर्ग हैं, कम से कम 8 सर्ग इसमें होने चाहिए। किसमें? महाकाव्य में। साहित्य दर्पणकार ने कहा है कि 8 सर्ग तो न्यूनतम होने चाहिए। लिम्पतिव तमोंगानी वर्षति वांछनम नवः। कहाँ पर ये पंक्ति आपको मिलती है? लिम्पतिव तमोंगानी, ये याद रखना है आपने हमेशा कि लिम्पतिव तमोंगानी मृच्छकटिकम से लिया गया था। इसलिए एक बार किताब में भी आप देख लीजिए, जो प्रश्न आए हैं उनको किताब में ढूंढने का प्रयास करिए, क्योंकि जो हम याद करते हैं कई बार हमने आंखों से जो देखा होता है वो भी हमेशा याद रहता है। तो मृच्छकटिकम में ये आपको मिलेगा। मृच्छकटिकम जो है महाकवि शूद्रक द्वारा विरचित नाटक है मृच्छकटिकम। और इसकी विशेषता एक और ये है कि ये प्रकरण है, रूपकों के अंतर्गत प्रकरण है, जिसमें 10 अंक हैं। गंगा तटे घोषः, गंगा तटे घोषः, इसमें क्या है? अविदा है, अविदार्थ है, व्यंग्यार्थ है, वाच्यार्थ है, तात्पर्यार्थ है, क्या है? तो है लक्ष्यार्थ है इसमें। गंगा तटे घोषः लक्ष्यार्थ है, अर्थात कहने का अभिप्राय कुछ और है। शीतलत्व, पावनत्व, गंगा तटे घोषः। नाटक का वृत्त कैसा होना चाहिए? नाटक का वृत्त जो है वो ख्यात होना चाहिए, अख्यात ना, वह विख्यात होना चाहिए। 86वां प्रश्न देखिए, मेघदूत में यक्षिणी शाप दिवसों की गणना किससे करती है? शाप दिन जो उसके धीरे धीरे कम होते जाते हैं उसकी संख्या किससे करती है? तो वो करती है पुष्पों से। किससे करती है जी? पुष्पों से। ये हमें याद रखना है। आगे देखिए, किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? तो किरातार्जुनीयम का जो प्रत्येक सर्ग है उसमें जो अंतिम पद है वो है लक्ष्मी। और इसमें जो प्रारंभ होता है वो होता है श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालिनीम। वहां से इस ग्रंथ का प्रारंभ होता है। चतुर्विंशति साहस्री संहिता कहते हैं। चतुर्विंशति साहस्री 2 बार प्रश्न आ गया। पहले पूछा गया था कि रामायण में कितने श्लोक हैं, और यहां पूछ लिया गया चतुर्विंशति साहस्री संहिता किसे कहते हैं। तो रामायण को सही उत्तर करना है। तो अगला प्रश्न है, भट्टनायक किस मत के आचार्य हैं? तो देखिए ये प्रश्न जो है वो फिर से वहीं से आया है। भरत मुनि का जो रस सूत्र है वहीं से पहले भी आ चुका है। वहां पर मीमांसक के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पर है भट्टनायक किस मत के आचार्य हैं? तो इसका सही उत्तर है सांख्य। भट्टनायक सांख्य मत के आचार्य हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार की आत्मा है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की आत्मा क्या है? संभावना। जहां कहीं संभावना दिख रही हो, किसी कार्य में होने में संभावना दिखती हो तो या संभावना की गई हो, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मध्यम व्यायोग में मध्यम है। मध्यम व्यायोग क्या है? एक नाटक है। उसमें आपको बताना है कि वहां पर मध्यम कौन है? तो मध्यम है वहां पर भीम। सही उत्तर क्या है जी? भीम है। चांडाल कन्या इसमें है। चांडाल कन्या का वर्णन किसमें प्राप्त होता है? चांडाल कन्या का वर्णन कादंबरी में प्राप्त होता है, जो कि बाण भट्ट द्वारा लिखी गई कथा है। यह भी प्रश्न आता है कई बार, कादंबरी क्या है? कथा है या आख्यायिका है? तो कादंबरी जो है वो कथा है। तो 93 संख्या पे प्रश्न है हमारा, शिव महिम्न स्तोत्र के रचयिता हैं। तो कौन है? पुष्पदंताचार्य। पुष्पदंत विरचितम शिव महिम्न स्तोत्रम, ऐसा कहा गया है। मराठी किस भाषा परिवार से संबद्ध है? मराठी जो है वो आधुनिक भारतीय भाषा में गिनी जाती है। रोदसी किसे कहते हैं? वेद से यह प्रश्न है कि रोदसी कहते हैं किसे कहते हैं? ध्यावा पृथ्वी। ध्यावा पृथ्वी को रोदसी कहा जाता है। शाकल शाखा से संबद्ध वेद है। शाकल शाखा से संबद्ध वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। शाकल शाखा से शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, मांडुकायन, ये ऋग्वेद से संबंधित हैं। शाकल। जगती छंद में अक्षर की संख्या कितनी है? तो 48 है जगती छंद में अक्षरों की संख्या।
तो इसको आप ऐसे चार्ट बना के याद रख लीजिए, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। तो ऐसे करते 24 के बाद 4-4 आप बढ़ाते जाएं। गायत्री में 24 होते हैं, उसके बाद 4-4 आप बढ़ाते जाएं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, और जगति में होते हैं 48 48 अष्टचत्वारिंशत् अक्षराणि। चरैवेति, चरैवेति किस ब्राह्मण से संबद्ध है? ब्राह्मण ग्रंथ से, तो यह है ऐतरेय ब्राह्मण से इसका संबंध है। याद रखना आप हमेशा कि चरैवेति, चरैवेति जो है वो ऐतरेय ब्राह्मण से है। धर्मसूत्रों में प्राचीनतम कौन सा है? धर्मसूत्रों में प्राचीनतम है गौतम। गौतम धर्मसूत्र प्राचीनतम है। सत्यमेव जयते का संबंध कहाँ से? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते नानृतम, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ज्योतिष के आधार पर वैदिक काल निर्धारण करने वाले विद्वान हैं। ज्योतिष के आधार पर वेद का काल निर्धारण किसने किया है? तो लोकमान्य तिलक ने किया है। यास्क के मत में देवताओं का स्थान नहीं है। देवताओं का स्थान नहीं है, तो यास्क ने 3 प्रकार के देवताओं के स्थान बताए हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, जबकि स्वर्ग को उन्होंने नहीं माना है। पुरोहित विशेषण किससे संबंधित है? पुरोहित किसे कहते हैं? तो यहां पर सही उत्तर है अग्नि का, इसका सही उत्तर है। वेद का मुख कहा जाता है, किस वेदांग को कहा जाता है? किस वेद के अंग को वेद का मुख कहा जाता है? तो व्याकरणम मुखम स्मृतम, ऐसा कहा गया है। व्याकरणम मुखम स्मृतम। कविक्रतु विशेषण किसका है? तो कविक्रतु जो है विशेषण वो भी अग्नि का है। कविक्रतु, जात वेदस इत्यादि नाम से जाना जाता है अग्नि। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की शाखाएं थी, तो पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की शाखाओं की संख्या थी 21 मानी गई है। 21 शाखाएं ऐसा पतंजलि कहते हैं ऋग्वेद की थी। तो किस ब्राह्मण ग्रंथ को महाब्राह्मण भी कहा जाता है? तो तांड्य ब्राह्मण, या फिर इसको पंचविंश ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। तांड्य ब्राह्मण को महाब्राह्मण कहते हैं। 108वां प्रश्न है हमारा, षोडश संस्कार किसके विषय हैं? तो षोडश संस्कार गृह्य सूत्रों के विषय हैं, गृह्य सूत्रों के अंतर्गत आते हैं षोडश संस्कार। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। बहुत ही कॉमन प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या। सबसे अर्वाचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे अर्वाचीन होता है बिल्कुल नवीन, जो बाद का है, वो ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो वो गोपथ है, जो कि अथर्ववेद से संबंध है। तत्वमसी को कहते हैं, क्या कहते हैं तत्वमसी को? उपदेश वाक्य। उपदेश वाक्य है ये तत्वमसी, अर्थात वेद द्वारा प्रतिपादित वाक्य है, उसको उपदेश वाक्य कहते हैं। न्याय विशेषिक मत में पद का लक्षण है। न्याय विशेषिक में पद का लक्षण है शक्तम पदम। शक्तम पदम। परिमाण क्या है? परिमाण है गुण। गुण क्या है? परिमाण है। गुणों से आप परिमाण का निर्धारण कर सकते हैं। पंचीकरण सिद्धांत से संबद्ध है। वेदांत में है पंचीकरण सिद्धांत, और वहीं पर इसका वर्णन मिलता है, तो इसका सही उत्तर है वेदांत। पंचीकरण कहां पर है? वेदांत में है। गीता के प्रथम अध्याय का नाम? तो गीता के जो 18 अध्याय सभी के नाम याद कर लीजिए। तो सबसे पहले अर्जुन विषाद योग, गीता के प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। आगे देखिए, गवाग्रम में संधि विच्छेद है। कौन सी संधि है बतानी है आपको? गोधन अग्रम। गोधन अग्रम, यहां पर संधि विच्छेद हुआ है, गो अग्रम गवाग्रम बनता है। संप्रसारण विधायक सूत्र है इग्यणः संप्रसारणम। इग्यणः संप्रसारणम, इग्यणः संप्रसारणम ऐसा कहा जाता है। इसको याद रख लेंगे ऐसे, इग्यणः संप्रसारणम। इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे कारक प्रकरण से है। इत्थम भूत लक्षणे से संबद्ध विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति होती है इत्थम भूत लक्षणे से। अंतरा के योग में विभक्ति कौन सी होती है? अंतरा के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अंतरा के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। नीलोत्पलम में समास है। यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहां पर है नीलोत्पलम। नीलोत्पलम में समास है, तो इसमें है कर्मधारय समास। यहां पर विशेषण और विशेष्य दोनों रहते हैं, इसलिए यहां पर कर्मधारय समास कहलाएगा। OMR का पूर्ण रूप क्या है? आप परीक्षाएं देते हैं तो OMR शीट होती है, उसका पूर्ण रूप क्या है? तो उसका मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये यहां से जो है वो जनरल नॉलेज के प्रश्न शुरू हो गए। तो जनरल नॉलेज के जो प्रश्न होते हैं उसका क्राइटेरिया क्या है टेट की परीक्षा में, वो भी हमें जानना चाहिए ताकि हम अपनी तैयारी कर सकें। तो अगला प्रश्न देखिए आप, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून इसका सही उत्तर है।
और पेड़ की आयु कैसे मापी जाती है? तो काटी गई टहनी पर वार्षिक छल्ले गिनकर, जब पेड़ को काटा जाता है तो आपने देखा होगा बीच में ऐसे गोल गोल से छल्ले जैसे बने होते हैं, उनको गिन के पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है। पंचायती राज प्रणाली अपनाई गई है, क्यों अपनाई गई है? लोकतांत्रिक शक्तियों को विकेंद्रीकरण हो, जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं उनको विकेंद्रीकरण हो जाए, किसी एक व्यक्ति के पास ये सारी शक्तियां न रह जाए। आगे देखिए, एपी सेंटर का संबंध किससे है? एपी सेंटर क्या है? एपी सेंटर है भूकंप को मापने की का एक मापक यंत्र, उसको बोलते हैं एपी सेंटर। भूकंप से संबंध है। आगे देखिए, जय हिंद और दिल्ली चलो किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस से। उन्होंने कहा था जय हिंद और दिल्ली चलो। आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा पार्क है? तो वो है कांजीरंगा। कांजीरंगा जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। फिलेरिया बीमारी का कारण होता है मच्छर होता है। फिलेरिया बीमारी का कारण क्या है? मच्छर। सुरक्षित क्षेत्र अभ्यारण्य संरक्षित होता है। सुरक्षित क्षेत्र अभ्यारण्य संरक्षित होता है, किसके लिए होता है? जानवरों के लिए होता है। भोजन श्रृंखला में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है प्राथमिक उपभोक्ताओं की। प्राथमिक उपभोक्ताओं की सबसे ज्यादा संख्या है। किस गैस का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका बढ़ना जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। पेंसिल लेड का बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है पेंसिल लेड। जो पेंसिलें हम यूज करते हैं वो बनी होती है ग्रेफाइट की। धरती पर पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व क्या है? डायमंड है। सही उत्तर क्या है? डायमंड सबसे कठोर माना जाता है। निम्नलिखित में से हाउस ऑफ एडर्स कहते हैं, हाउस ऑफ एडर्स कहते हैं राज्यसभा को, हाउस ऑफ एडर्स। प्रोफेसर अमर्त्य सेन इनमें से किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो अमर्त्य सेन का संबंध जो है वो भूगोल से माना जाता है, भूगोल शास्त्र से इनका संबंध रहा है। और सार्क का स्थायी सचिवालय काठमांडू में है। सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू में। मिल्खा सिंह ने 1960 में ओलंपिक्स एथलेटिक्स में चौथा स्थान किस प्रतिस्पर्धा में प्राप्त किया? तो ये 400 मीटर फाइनल में मिल्खा सिंह ने जो था चौथा स्थान प्राप्त किया था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव किस देश के रहने वाले हैं? दक्षिण कोरिया। उस समय ये पूछा गया था, दक्षिण कोरिया का। किन्नौर का कौन सा त्योहार फूलों के लिए प्रसिद्ध है? तो है उखयांग। उखयांग जो है किन्नौर का फूलों का त्योहार है। और ओसला किस देश की राजधानी है? तो ओसला है नॉर्वे की राजधानी। चिनाब नदी का वैदिक नाम है अस्कनी। चिनाब नदी का वैदिक नाम है अस्कनी। अगला प्रश्न देखिए, लॉर्ड कार्जन ने शिमला कालका रेलवे लाइन का शुभारंभ कब किया? शिमला रेलवे, जो शिमला कालका रेलवे लाइन है उसका शुभारंभ 1903 में किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। काहिरा किस देश की राजधानी है? काहिरा है इजिप्ट की राजधानी। नाबार्ड का पूर्ण रूप है, नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम में है विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी है जिसे भारत रत्न मिला और वो विदेशी हैं, वो हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां, ये इनको सबसे पहले क्या मिला है? भारत रत्न मिला है खान अब्दुल गफ्फार खान को। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में स्थित है। ट्राम्बे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना, एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था करना, सभी स्तर पर गणित व विज्ञान की पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठाना, और ये सभी जो बातें थी वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम से संबंधित थी। तो आज हमने लगभग 150 प्रश्नों को देखा है और बहुत सारे प्रश्नों को हमने पहली बार देखा होगा, और इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी जो आने वाली परीक्षा होगी उसमें भी आ सकते हैं या उसके आसपास से पूछ सकते हैं। इसलिए इसको 2-3 बार आप जरूर देखें और सभी प्रश्नों को आप याद कर लें, और अगली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप।